कल आपको पढ़ाया था। इसमें ये बताया गया था कि हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो भी आँख, कान, नाक है, हमारी स्किन है, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलस आते हैं, इनसे हमारी स्किन है जो और सभी स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। जिसकी हमें इच्छा है या हमारी जो नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है, सिर्फ उन्हीं उद्दीपकों को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोला गया सिलेक्टिव प्रोसेस। तो इस तरीके से इसका मीनिंग ये हुआ कि जो स्टिमुलस हमारी नीड, हमारी विल को सेटिस्फाई करेगा, हम उसी स्टिमुलस के प्रति क्या करेंगे, अटेंशन पे करेंगे। ये सिलेक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है, मॉर्गन किंग ने ये बताया कि अवधान उस प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों को दिए हुए समय में अपने चेतनानुभूति या चेतना में लाने के लिए चुना जाता है। यानी कि एट प्रेजेंट हम जहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारी नीड है, उसको जो स्टिमुलस सेटिस्फाइड करेगा, हम उसी प्रक्रिया को अपने कॉन्शियस में लेकर आएंगे। मेटलिन ने बताया है, मानसिक क्रिया का एक अर्थ ही ध्यान है, कि जो हम मेंटल प्रोसेस करते हैं उसके प्रति जो हम एक कॉन्सेंट्रेशन पे करते हैं, वही क्या है, आपका अटेंशन है। जैसे में एग्जांपल दिया गया कि जिस कमरे में आप बैठकर पढ़ रहे हैं, वहां पर अनेक स्टिमुलस हैं, जैसे बिजली का बल्ब है, पंखा है, किताब, कुर्सी, लेकिन इन सभी पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन आपका ध्यान वहां जाएगा जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं, जिस पेज पर आप अभी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो यही मतलब है कि हमारा जो अवधान है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे हम कुछ खास उद्दीपकों को ही अपनी चेतना केंद्र में लेकर आते हैं और इस प्रकार हम अपने अवधान को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि अटेंशन इज सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेसेस। अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है कि जिसमें हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, वे जो स्टिमुलस हैं हम उन्हीं पर अपना फोकस करेंगे। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो हम उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उन पर भी ध्यान देंगे। उसके अलावा हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड है, टेबल, कुर्सी या जो पंखा है, सभी चीजें हैं, लेकिन ये हमारे चेतन में नहीं आएंगे। हमारा ध्यान सिर्फ उस शिक्षक के लेक्चर पर ही रहेगा जो हमें पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से अपनी सिलेक्टिव प्रोसेस हो जाती है। फिर ये बताया था कि सिलेक्टिव नेचर में कुछ थ्योरीज बताई गई हैं जिसने इसको डिफाइन किया है कि सच में हमारा जो अटेंशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। जैसे यहाँ ब्रॉडबैंड ने फिल्टर थ्योरी दिया है, सेकंड है प्रोसेसिंग कैपेसिटी थ्योरी। तो ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी को हम देखते हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, परसेप्शन एंड कम्युनिकेशन, 1958 में लिखी थी, और इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो अवधान है, अटेंशन है, पूर्ण रूप से सिलेक्टिव होता है, क्योंकि मस्तिष्क में एक तरह का फिल्टर लगा हुआ होता है जो उद्दीपकों के भौतिक गुणों के आधार पर किसी विशेष उद्दीपक का चयन करता है। यानी कि जो भी स्टिमुलस हमारे सामने है, उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसके ऊपर एक सिलेक्टिव फिल्टर पे करते हैं कि हमारी नीड किस स्टिमुलस से कंप्लीट होगी, उसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें ये बात बताई गई थी कि अगर कोई स्टिमुलस नया है, अगर कोई नया स्टिमुलस है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी मूवमेंट अगर काफी तेज है, तो हम सिर्फ उस नए स्टिमुलस को ही क्या करेंगे, अपने अटेंशन के लिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके फलस्वरूप व्यक्ति का अवधान या ध्यान उसी विशेष उद्दीपक की ओर जाता है। ब्रॉडबैंड का फिल्टर सिद्धांत के अनुसार अनेकों उद्दीपकों में से किसी विशेष उद्दीपक पर हम इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि मस्तिष्क में मौजूद जो फिल्टर है, सिलेक्टिव फिल्टर है, इस उद्दीपक विशेष में कुछ खास भौतिक गुणों के आधार पर चयन कर लेता है। किसी शोरगुल में जब कोई व्यक्ति जोर से बोल उठता है, हमारा ध्यान इसलिए उसकी ओर जाता है क्योंकि उसकी आवाज में इंटेंसिटी है। ध्यान से का मतलब सिर्फ ये है कि जो उद्दीपक नया होगा, नोवेल्टी होगी, जिसमें इंटेंसिटी होगी, जिसमें मूवमेंट ज्यादा होगी, उस पर ही हमारा ध्यान जाएगा, अदरवाइज बाकी स्टिमुलस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। या फिर ये बात यहाँ हम बोल सकते हैं कि जिस स्टिमुलस से हमारी नीड पूरी हो रही है, जिस स्टिमुलस में हमारा इंटरेस्ट है, हम सिर्फ उसी स्टिमुलस को ही फिल्टर करेंगे और अपने ध्यान में लेकर आएंगे। दूसरा है इसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी थ्योरी। ये कहानी मैंने 1973 में बताया था कि हम लोगों में विभिन्न उद्दीपकों से मिलने वाली सूचनाओं को संसाधन करने, यानी कि उनको प्रोसेसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं
और वो एक्सप्लोर हम अपनी मेंटल कैपेसिटी के आधार पर करते हैं, कि ये तो नहीं है कि हमारे पास 7-8 स्टिमुलस हैं और हमने एक साथ उन सभी को क्या कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया। नहीं, हमारी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, एक स्टिमुलस या 2 स्टिमुलस को ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। सेकंड बताया था मैंने, अटेंशन इन्वॉल्व्स बॉडीली एडजस्टमेंट, कि हमारा जो शारीरिक एडजस्टमेंट है, हम बैठते हैं, उसमें भी हमारी अटेंशन का एक रोल होता है। इसमें बॉडी एडजस्टमेंट में मैंने 3 तरह के बताए थे आपको। फर्स्ट आपका एडजस्टमेंट इन सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ज्ञानेंद्रियों में अभियोजन। दूसरा है एडजस्टमेंट इन बॉडीली पोस्चर, शारीरिक मुद्राओं में अभियोजन। तीसरा है चेंज इन मसल्स टेंशन, की मांसपेशियों की तनाव में परिवर्तन। अब ज्ञानेंद्रियां क्या है आपकी, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं, आंख, कान, नाक, आपकी स्किन। तो ये क्या है, स्टिमुलस पर हम ध्यान देते हैं और उनसे क्या होता है, एक तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई छात्र वर्ग में शिक्षक का भाषण को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, यानी कि क्लास लगी हुई है, वहाँ टीचर आपको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट उस टीचर को ध्यान से सुन रही है। तो इसमें ये बताया गया कि जब लेक्चर दे रहा है टीचर, तो टीचर मूवमेंट कर रहा है, कभी वो राइट की तरफ जा रहा है, कभी वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो छात्र उसको कैसे देखेंगे, उसको आंखों से देखेंगे और कानों से उसको सुनेंगे। तो इसमें उसने क्या किया, उसकी आंख और कान ने एडजस्टमेंट किया कि टीचर जहां जा रहा है उसको तो वो देख रहा है, लेकिन अपने कानों से उसको सुन भी रहा है। और फिर वो सुनते सुनते, जैसे एक पोस्चर में बैठा, चेयर पर बैठा है, टेबल पर बैठा है, तो अपने हाथों को भी रिलैक्स करेगा, क्योंकि उसके हाथों में टेंशन आएगी, एक तरह से पसीना आता है, तो वो अपनी बॉडी के पोस्चर को चेंज करता है। तो ये तीनों चीजें इसमें हो जाएंगी। और फिर मॉर्गन ने 1961 में एक स्टडी की थी, उसमें टाइपिस्ट को टाइप करते समय डिफरेंट उन्होंने एक आवाज साउंड प्रोड्यूस की थी, और उस साउंड से उसकी जो मसल्स हैं, उंगलियों में एक तनाव उत्पन्न हुआ था। और आवाज की भी एक 3 तरह की उन्होंने एक 3 तरह की आवाज दी थी, और उनके बेस पर उसकी उंगलियों में एक ज्यादा तेज तरीके से टाइप करना शुरू कर दिया था। थर्ड हमने किया था, अटेंशन इन्वॉल्व्स द स्टेट ऑफ रेडीनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, कि अगर आप किसी काम को करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो उस काम के प्रति आपकी जो अटेंशन है वो हाई रहेगी। यानी कि अवधान एक ऐसी विशेषता यह भी है कि इसमें एक प्रकार की मानसिक तत्परता पाई जाती है। जैसे अभी आपको क्लास का टाइम दिया गया था, तो आपके अटेंशन में था कि मुझे क्लास अटेंड करनी है, तो आप इसके लिए रेडी थे, तो ये आपका अटेंशन का एक पार्ट है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के लिए तैयार रहता है। और इसी के लिए लेफ्रोन्स ने इसको क्या बताया था, हाई रिस्पॉन्सिव की स्टेट बताया है, कि जब भी हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो अटेंशन क्या है, हाईली रिस्पॉन्सिव की एक स्टेट कहलाता है। जब किसी वस्तु पर हम ध्यान देते हैं तो उसके प्रत्येक पहलू के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है और हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अटेंशन हैज लिमिटेड स्पैन ऑफ रेंज। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी स्टिमुलस पर फोकस करते हैं तो उसकी एक लिमिटेड रेंज होती है। मान लीजिए आपके सामने कोई 10 स्टिमुलस रखे हुए हैं, तो आप उन 10 को ध्यान नहीं रख पाओगे, बल्कि जितनी आपकी अटेंशन है 7 या 9, कम से कम 7 स्टिमुलस को देख पाओगे आप, अधिक से अधिक सिर्फ 9 को ही आप क्या करोगे, पॉइंट आउट कर पाओगे। तो एक स्पेन ऑफ रेंज है। तो यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अटेंशन की रेंज कितनी है। आप लिखेंगे 7 से 9, कम से कम 7 और अधिक से अधिक 9, कि एक समय में व्यक्ति अगर सामने बहुत सारे उद्दीपक हैं तो कम से कम 7 उद्दीपकों को या अधिक से अधिक 9 उद्दीपकों को ही क्या कर सकता है, परसीव कर सकता है। और स्पैन ऑफ अटेंशन में एक स्टडी की है विलियम हैमिल्टन सर ने। इन्होंने ये बताया था, एक संगमरमर का उन्होंने पत्थर का टुकड़ा लिया था, उस पत्थर के टुकड़े को उन्होंने उस जमीन पर फैला दिया था। तो व्यक्ति को ये बताया गया था कि आप इन टुकड़ों में से किस किस को परसीव कर पाओगे। तो जो सब्जेक्ट था उसने 6 से 7 टुकड़ों को परसीव किया। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि एक समय में एक व्यक्ति कम से कम 6 या फिर 7 स्टिमुलस को ही फोकस करेगा। ये स्टडी है आपकी विलियम हैमिल्टन सर की। ये नॉर्मल है, ऊपर जो 7 से 9 बताया गया, जिसके हमने सिंपल डेफिनेशन की है। और हैमिल्टन सर की बात को जीवोन्स ने 1871 में प्रूव कर दिया था। यहाँ पर एक चीज यूज की जाती है कि हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में हमने किस अपरेटस को यूज किया है।
तो स्पैन ऑफ अटेंशन में सबसे पहले टेक्सोस्कोप को यूज किया गया। टेक्सोस्कोप क्या है? एक कार्डबोर्ड का आयताकार एक बॉक्स होता है, इसमें एक छोटी सी खिड़की होती है। इस खिड़की के सहारे कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं। जैसे क्या है, फोटो डाली, नेक्स्ट सेकंड के बाद फोटो चेंज होती रहती हैं, यानी कि 200 मिली सेकेंड के कम समय के अंदर काफी सारी उनको पिक्चर दिखाई जाती हैं, बिंदु दिखाए जाते हैं, और वहां से ये पता किया जाता है कि उस व्यक्ति ने कितने ऑब्जेक्ट को या कितने लेटर्स को परसीव किया है। तो यहाँ से भी स्पैन ऑफ अटेंशन के प्रूफ मिलते हैं। इसके बाद कुछ फैक्टर्स आए थे, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये बताया है कि अटेंशन में कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जिनसे जो अटेंशन है उसका स्पैन यानी कि उसका विस्तार ज्यादा हो सकता है। मेनली इसमें दो फैक्टर हैं, स्टिमुलस फैक्टर, दूसरा ऑर्गेनिज्म फैक्टर। स्टिमुलस फैक्टर क्या है कि आपके पास एक ब्लैक बोर्ड स्टिमुलस है, एक आपके पास टेबल है, फैन है, या कोई म्यूजिक है, या फिर कलर है। ये क्या है? स्टिमुलस की विशेषताएं हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? ऑर्गेनिज्म के फैक्टर की, ऑर्गेनिज्म की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम स्टिमुलस फैक्टर की विशेषताओं को पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, कि वो स्टिमुलस की कितनी तेज गति से आपके सामने वो आया है, यानी कि एक तो बिल्कुल इस हाई स्पीड में हम क्रॉस करें कि आपको वो दिखाई भी ना दे, एक ऐसी स्पीड जिसमें हम उसको धीरे से पास करें और आप उसको देख लें। सेकंड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ स्टिमुलस, कि वो स्टिमुलस आपके सामने 5 सेकंड के लिए रहा है, 4 सेकंड के लिए रहा है, फिर 2 सेकंड के लिए रहा है। तो स्टिमुलस की दो विशेषताएं हैं यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, और सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ स्टिमुलस, कि तीव्रता कितनी तेज गति से स्टिमुलस हमारे सामने आया है, और सेकंड है कितने टाइम के लिए वो स्टिमुलस हमारे सामने रहा था। इसके बारे में हंटर और सिंगलर ने स्टडी की थी। इसमें यह बताया गया था कि इल्यूमिनेशन पर एक स्टडी की गई है कि बहुत सारे स्टिमुलस उनके पास थे और उसमें लाइट को जलाया गया था, और इन लाइट को जलाने के लिए जो टाइम पीरियड था 4 मिली सेकेंड से या 4 सेकेंड तक बढ़ाया गया था। तो इसका रिजल्ट ये आया कि जैसे जैसे उस टाइम पीरियड को बढ़ाया गया तो व्यक्तियों का जो स्पैन ऑफ अटेंशन था वो बढ़ गया था। अगर कम रोशनी उनको दिखाई गई है तो उन्होंने स्टिमुलस के बारे में अच्छे से नहीं बताया, लेकिन जब तक रोशनी बढ़ती रही, टाइम बढ़ता रहा, तो उन्होंने हर स्टिमुलस को पहचान लिया और उनको बता दिया। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस दोनों का ही अटेंशन पर प्रभाव पड़ता है। जितने लंबे टाइम तक हम उस स्टिमुलस को व्यक्ति के सामने रखेंगे या जितनी तेज लाइट में हम व्यक्ति के सामने रखेंगे, उतना ही वह उसको अच्छे से बता पाता है। तो यहाँ से स्टडी होगी है। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म फैक्टर, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या है? हम व्यक्ति, आप स्टूडेंट, कि आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो नेचर है, जो आपका एटीट्यूड है, उनके बेस पर आप स्टिमुलस की पहचान कर पाएंगे। जैसे ध्यान देने वाले व्यक्ति की मानसिक वृद्धि, यानी कि अगर मैं आप लोगों में से किसी को सब्जेक्ट बनाऊं और फिर आपसे ये पूछूं कि आपने इस ऑब्जेक्ट में क्या परसीव किया, अगर आपका मेंटल सेट उसके इक्वल है, आप उसको इंटरेस्ट है, आप उसको अच्छा लगता है, तो आप उसको पहचान लोगे। इसमें आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंसी कितनी है, आपके अंदर प्रैक्टिस आपने कितनी की है, फटीग कितनी हुई है आपके अंदर, मोटिवेशन। ये 4 फैक्टर हैं, मेंटल सेट, इंटेलिजेंसी, प्रैक्टिस और फटीग, साथ में मोटिवेशन। इन सभी का स्टिमुलस को परसीव करने पर इफेक्ट पड़ता है। यदि व्यक्ति में अधिक बुद्धि है, यदि वो अधिक इंटेलिजेंट है, तो वो जो सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हैं उनसे ज्यादा उस वस्तु पर ध्यान दे पाएगा। अगर वह थक गया है तो उसकी टेंशन कम हो जाएगी। अगर उसने अधिक प्रैक्टिस की है, बार बार प्रैक्टिस की है, तो भी क्या है, उनमें उस चीज को पढ़ने के लिए प्रेरणा बढ़ जाएगी। उसके बाद है कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अगर वो हमारा समान है, अगर मैं आप सभी को एक रूम में बिठा के स्टिमुलस आपको प्रोवाइड करवाऊं, तो वो जो इन्वायरमेंट है सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा है, लेकिन जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके बेस पर ही आप उस स्टिमुलस की पहचान कर पाएंगे। फिर है 5th पॉइंट, अटेंशन हैज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्चुएशन एंड शिफ्टिंग। ये जो आपकी अटेंशन है उसमें अस्थिरता का गुण पाया जाता है, फ्लक्चुएशन का गुण पाया जाता है, कि आप लगातार एक स्टिमुलस को कितनी सेकंड तक देख पाते हो, 5 सेकंड तक,
1 मिनट तक या फिर 2 मिनट तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगातार सिर्फ उस स्टिमुलस को ही देख रहे हो। कभी ना कभी तो आपकी आई की मसल्स में टेंशन होगी और वो अपना ध्यान दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोकस कर लेगा। मैम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला पॉइंट दोबारा बताना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो हम क्लासरूम में या क्लासरूम से बाहर जाके एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आप मेरे पास 15 स्टूडेंट हो, मैं सबको एक इन्वायरमेंट में रखूँ और आपको अलग अलग स्टिमुलस मैं दिखाऊंगी, तो जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो आपके इंटरेस्ट है, हैबिट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उस स्टिमुलस पर ध्यान दे पाएंगे। ये मीनिंग है इस चीज का। ओके मैम। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का मतलब ये है कि जब हम किसी उद्दीपक पर ध्यान देते हैं तो एक उद्दीपक के बाद हम दूसरे पर अपनी नजर को फोकस कर लेते हैं, तो ये है शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। एक एग्जांपल है इसमें कि कोई अजनबी है, उसको देखने पर हमारा ध्यान कभी उसके चेहरे पर, कभी सिर के बालों पर, कभी उसके पहनावे पर, तो कभी उसके पोस्चर्स पर जाता है। जैसे आप कॉलेज आते हैं तो कोई अगर नया स्टूडेंट आपकी क्लास में आता है तो आप बार बार उस व्यक्ति को देखते हो, कभी उसकी आंखों को देखो, कभी वो बोलने के तरीके को देखोगे। तो यही बताया गया है कि जब हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है, कोई नया आता है या फिर कोई अजीबोगरीब स्टिमुलस आता है, तो हम बार बार उसके हर पार्ट पर ध्यान देते हैं और उसके पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक ही उद्दीपक के भिन्न भिन्न पहलुओं पर हमारा ध्यान इधर से उधर हो रहा है। ये तो आप सबको पता है कि जब हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है तो हम उस पर एक जगह फोकस नहीं कर पाते। अगर हमारे पास कोई नई चीजें आई हैं तो हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान में इस तरह के परिवर्तन को अवधान, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन कहा जाता है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कभी हमारा ध्यान एक ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, कभी हमारा ध्यान दूसरे ऑब्जेक्ट पर जा रहा है। तो यहाँ से फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन का पॉइंट आउट होता है। ऐसा भी होता है कि जब हम किसी कपड़े की दुकान में बैठे होते हैं तो हमारा ध्यान कभी कमीज के कपड़े पर, तो कभी पैंट के कपड़े पर जाता है, कभी साड़ी पर जाता है। ये तो समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, किसी शॉप पर जाते हो, तो वो आपको ड्रेसेस दिखाता है, तो आपका ध्यान अलग अलग ड्रेसेस पे है कि हाँ कुछ नया आ जाए, कुछ नया आ जाए। तो ये क्या है, आपका शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन, कि हम एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हमें कुछ और अच्छा मिलने की एक जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो होती है और हमारा ध्यान अलग अलग स्टिमुलस पर फोकस हो जाता है। यहाँ से स्टडी है, वुडवर्ड स्कॉलर्स ने एक स्टडी की थी। इन्होंने ये बताया था कि ध्यान अस्थिरता में एक ही उद्दीपक के भिन्न भिन्न पहलुओं में से किसी एक पहलू पर हम औसत 230 मिलीसेकंड से अधिक समय के लिए आंख को स्थिर नहीं कर पाते। ये आपको सिंपल लैंग्वेज में ये लिखना है कि वुडवर्थ ने और स्कोलबर्ग ने 1954 में एक स्टडी की थी। उन्होंने ये बताया था कि जब हमारे पास कोई स्टिमुलस सामने आता है तो हम उस स्टिमुलस के पर्टिकुलर पार्ट पर 230 मिलीसेकंड तक ही देख पाते हैं। उसके बाद हमारी जो शिफ्टिंग है, अटेंशन की शिफ्टिंग हो जाती है, हम उसके दूसरे पहलू को देखते हैं। यानी कि 230 मिलीसेकंड तक ही हम उसके एक पार्ट को परसीव करते हैं, 230 मिलीसेकंड कंप्लीट होते ही हम उसके दूसरे पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेक ने 1974 में ये बताया था कि जो हमारा रेटिनल बाइनोकुलर रिवाइलिटी है, उसका भी एक हमारे अटेंशन का मुख्य कारण है कि हम इसकी वजह से भी एक स्टिमुलस पर जल्दी मतलब ज्यादा टाइम के लिए फोकस नहीं कर पाते। बस इतना या 5 से 2 स्टडी ही लिखनी है। उसके बाद है अवधान में विभाजन का गुण पाया जाता है, इसको बोलते हैं डिवाइडेड ऑफ अटेंशन, कि हम जब एक व्यक्ति पर फोकस करते हैं, जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हमारी अटेंशन डिवाइड हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। जब एक व्यक्ति एक ही परिस्थिति में अलग अलग 2 या 2 से अधिक क्रियाएं करता है तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति का ध्यान उन सभी क्रियाओं पर होता है। इसको डिवीजन ऑफ अटेंशन या डिवाइडेड अटेंशन बोला गया है। जैसे हम रसोई में काम करते हुए 3-4 काम एक साथ करते हैं तो सभी पर हमारा ध्यान चला जाता है, किसी एक पर फोकस नहीं रहता। और वुडवर्थ और स्कॉलर्स ने 1954 में एक स्टडी की, इन्होंने ये बताया है कि 2 अलग अलग क्रियाओं पर एक ही साथ ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को अवधान विभाजन कहा जाता है। यानी कि जब हम कई बार हम पढ़ाई करते हैं, साथ में हम सॉन्ग चला लेते हैं, तो हमारा ध्यान पढ़ाई पर भी है और हमारा ध्यान सॉन्ग पर भी है, और साथ में हमारे साथ कोई बैठा है तो हम उसकी बातों को भी सुन रहे हैं। तो ये क्या है, डिवाइडेड ऑफ अटेंशन, कि एक साथ हम 3 से 4 ऑब्जेक्ट पर अपने अटेंशन को पे कर सकते हैं।
दो अलग अलग क्रियाओं पर एक ही साथ ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को अवधान विभाजन कहा जाता है। धारणा, जब आप किताब पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप रेडियो भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपका ध्यान दोनों पर यानी किताब पर भी है और रेडियो पर भी है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिवाइडेड ऑफ अटेंशन, यानी कि डिवीजन ऑफ अटेंशन। इस तरह से ध्यान विभाजन में व्यक्ति विभिन्न कार्यों पर समान ध्यान देने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एक कॉकटेल पार्टी इफेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ये इफेक्ट जो आपको याद करने हैं कि ये किस टॉपिक के अंदर आया है, कि डिवाइडेड ऑफ अटेंशन में एक कॉकटेल पार्टी इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों की भीड़ में बैठे हैं और वो लोग दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अचानक से उन्होंने आपका नाम लिया, तो उसी टाइम आपका ध्यान उनकी बातों पर गया। यानी कि जिस वर्ड को हम बार बार सुनते हैं, अगर उसी वर्ड को भीड़ में कोई व्यक्ति पुकारता है तो हमारा ध्यान वहां पर चला जाता है। यानी कि जिसको हम पहचानते हैं या फिर जो बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति इनको बोलता है तो हमारा ध्यान वहां जाता है। इसको बोलते हैं कॉकटेल पार्टी इफेक्ट फिनोमिना। डिवीजन ऑफ अटेंशन में सबसे पहला अध्ययन पॉल हॉर्न ने 1887 में किया था। इन्होंने इस प्रयोग में मौखिक रूप से पहले से सीखी गई कविता को पुनः श्रवण करते हुए दूसरी कविता लिखने की कोशिश की गई थी। यानी कि दो कविताएं थी, पहला सिर्फ उन्होंने सुना था और उसको वो कविता याद थी, और उसको याद करते हुए, यानी कि जो कविता हमें याद है हमें वो तो याद करनी है, और वो याद करते करते हमें दूसरी कविता लिखने की कोशिश करनी है। यानी कि एक गाना आपको सुनाया गया है, वो गाना आप सुन रही हो, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, उस गाने को सुनते हुए आपको दूसरा गाना अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये है डिवीजन ऑफ अटेंशन कि क्या हम ऐसा कर पाते हैं। परिणाम में देखा गया कि उन्होंने इन दोनों अलग अलग कार्यों में सफलतापूर्वक निभाया। इससे साबित होता है कि ध्यान विभाजन की प्रक्रिया होती है और इससे कार्यों को करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। मीन्स यहाँ पर एक चीज ये बताई गई है कि एक चीज हमने सीख ली, उस चीज को हम बार बार अपने मन में रिवीजन ले रहे हैं, और साथ ही हमें क्या करना है, दूसरी बात को हमें अपनी कॉपी में लिखना है, देखना है। तो इस चीज से भी यहाँ पे प्रूफ हुआ है कि पॉल ने बताया कि जब हम दो काम एक साथ करते हैं तो हमारा ध्यान दोनों कामों पर बराबर बराबर होता है और हम अपनी अटेंशन को दोनों कामों पर पे करते हैं।